तीन प्राइमरी रीजन है, तीन प्राइमरी रीजन। पहला रीजन, एबीसी एंड एसोसिएट्स कहते हैं हमारी अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस पे नहीं हुई है। दूसरा रीजन, एबीसी एंड एसोसिएट्स ने कहा है हमने क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट इशू की थी, इसलिए हमें हटाया जा रहा है। तीसरा रीजन, इन्होंने कहा सेक्शन 139 एंड 140 की कंप्लायंस नहीं हो रही, हमें हटाने से पहले हमें रिप्रेजेंटेशन का राइट नहीं दिया गया है। ओके, अब मुझे देखना है कि क्या मुझे काम को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। यदि मैंने ऑडिट एक्सेप्ट कर ली इस केस में, क्या एमएन कंपनी गिल्टी होंगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के? बताएं जी, क्या एमएन कंपनी गिल्टी होंगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के? जी हां, लेकिन कौन से क्लॉज में ये बताओ। अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस पेड नहीं थी, उसके बावजूद एमएन कंपनी ने ऑडिट एक्सेप्ट कर ली, कौन से क्लॉज के गिल्टी होंगे? फरीदाबाद थाने गिरीश पार्क गलत है आंसर, चुरू गलत है आंसर, भरतपुर गलत है आंसर, गुरुग्राम लुधियाना गलत है आंसर, थाने गलत है आंसर। क्लॉज 8 सुनिए, क्लॉज 8 की रिक्वायरमेंट क्या है? यू नीड टू कम्युनिकेट। क्या एमएन कंपनी ने कम्युनिकेट किया था? हां, यदि एमएन कंपनी ने कम्युनिकेट कर दिया था, क्लॉज 8 का गिल्टी कभी भी नहीं होगा। क्लॉज 8 का गिल्टी कभी भी नहीं होगा यदि उसने कम्युनिकेट कर दिया तो। ये सब आगे की बातें हैं, ये सब आगे की बातें हैं, ये क्लॉज 8 में कवर नहीं हो रही, ये क्लॉज 8 के ऑब्जेक्टिव बता रही है। क्लॉज 8 में कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों की गई? अलग अलग जगह पर ऐसी रिक्वायरमेंट थी। तो यदि ऑडिट फीस पे नहीं हुई तो ये गिल्टी है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का ड्यू टू वायोलेशन ऑफ काउंसिल जनरल गाइडलाइंस 2008। ये जो बात है ये काउंसिल गाइडलाइंस में लिखी हुई है, काउंसिल जनरल गाइडलाइन 2008 में लिखी हुई है कि यदि पुराने ऑडिटर की अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस पे नहीं हुई है तो इनकमिंग ऑडिटर को ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करनी है। यदि इनकमिंग ऑडिटर ने ऑडिट एक्सेप्ट कर ली तो वो गिल्टी होगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का। अब काउंसिल गाइडलाइंस की वायोलेशन कौन से क्लॉज में कवर होती है? काउंसिल गाइडलाइंस की वायोलेशन कवर होती है क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकेंड शेड्यूल। क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकेंड शेड्यूल में। आगे बढ़ते हैं, मैं पहले इसकी बात कर रहा हूं। सेक्शन 139 एंड 140 की कंप्लायंस नहीं हुई। जब ऑडिटर को हटाया जा रहा है पुराने को, तो क्या उसको रिप्रेजेंटेशन का राइट देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? बताएं, क्या पुराने ऑडिटर को हटाते वक्त एक्स लिमिटेड को रिप्रेजेंटेशन का राइट देना था? सेक्शन 140 में देना था। क्या इसको हटाने से का रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन आएगा या नहीं? इसका अभी टेन्योर पूरा नहीं हुआ था, इसका टेन्योर पूरा नहीं हुआ था, तो रेजोल्यूशन स्पेशल चाहिए। जी हां, और उस स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ साथ सीजी की भी अप्रूवल चाहिए। टेन्योर पूरा होने से पहले हटा रहे हो तो, टेन्योर पूरा होने से पहले हटा रहे हो तो सीजी की अप्रूवल भी चाहिए, वो भी नहीं ले रखी। टेन्योर पूरा हो गया है, टेन्योर पूरा हो गया है,
एलिजिबल है वो दूसरे टेन्योर के लिए, एलिजिबल है दूसरे टेन्योर के लिए, लेकिन आप उसको दूसरे टेन्योर के लिए नहीं रख रहे, आप उसको हटा रहे हैं, दूसरे टेन्योर के लिए नहीं रख रहे, तो सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 में क्या स्पेशल नोटिस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? टेन्योर पूरा होने से पहले हटाओगे, सीजी की अप्रूवल, टेन्योर पूरा होने के बाद उसको कंटिन्यू नहीं करोगे, रीअपॉइंट नहीं करोगे, तो स्पेशल नोटिस। एबीसी एंड एसोसिएट्स कहती है ना तो सीजी की अप्रूवल है, टेन्योर पूरा होने से पहले हटा रहे हैं, तो टेन्योर पूरा होने पर हटा रहे हैं, तो इनके पास स्पेशल नोटिस नहीं आया, और हमारी रिमूवल का स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए था, वो हुआ नहीं। हमें राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन देना था, कंपनी ने वो दिया नहीं, हमारी रिमूवल इनवैलिड। ओके, ऐसे सिचुएशन में यदि एमएन एंड कंपनी ऑडिट को एक्सेप्ट कर लेती है, एमएन एंड कंपनी इस ऑडिट को एक्सेप्ट कर लेती है, तो क्या वो गिल्टी होंगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के? जी हां। क्या क्लॉज नंबर 8 के? क्या क्लॉज नंबर 8 के? ये जवाब दो, किसके हैं वो मैं बताऊंगा, आप बताओ पहले तो, क्या क्लॉज 8 का गिल्टी होगा? 8 का गिल्टी नहीं होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन तो हो गई थी। वो गिल्टी है क्लॉज 9 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, क्लॉज 9 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, जिसमें कहा गया है नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 139 एंड 140, सेक्शन 139 एंड 140 की नॉन कंप्लायंस सेक्शन शेड्यूल 1 के पार्ट 1 के क्लॉज 9 में गिल्टी बनाएगी। आगे बढ़ते हैं। रीजन है एबीसी का कहना, मेरी फीस मिल गई है, मेरे को राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया था, स्पेशल नोटिस भी आया है कंपनी में, 139-40 भी कंप्लाइड हो रहे हैं, मेरी मैनेजमेंट के साथ कुछ चीजों को लेकर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे, और उन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के कारण मैंने क्या इशू कर दी? क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी, ड्यू टू डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विद द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने कहा था मत दो, मैंने कहा या तो आप रेक्टिफिकेशन कर दो, मैनेजमेंट ने कहा रेक्टिफिकेशन हम नहीं करेंगे, मैंने कहा मैं क्वालिफाई करूंगा, मैनेजमेंट कहती है हम तुम्हें अगले साल कंटिन्यू नहीं करेंगे। ठीक है, मेरे एथिक्स के अगेंस्ट में नहीं गया, इसलिए मैंने क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट दे दी। अब आपको एक्सेप्ट करना है करो, नहीं करना तो मत करो। एमएन एंड कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया, एमएन एंड कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया। सूरत क्लॉज 9 अभी कराऊंगा, इसके बाद एनओसी वाली कोई बात नहीं है कि नो ऑब्जेक्शन लेना ही पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन। एनओसी वर्ड यूज्ड होता है, बट दैट इज बेसिकली नॉट ए एनओसी, दैट इज कम्युनिकेशन, कि आपको कम्युनिकेट करना है। क्या ये गिल्टी होगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट का ही है सूरत, इसके बाद ही तो आएगा 8 के बाद। नो मिसकंडक्ट, यहां पर कोई मिसकंडक्ट नहीं, क्योंकि ये मैटर ऑफ जजमेंट है, पर्सन टू पर्सन ये ओपिनियन वेरी करती है। इस सिचुएशन में तो मेरी एडिशनल ड्यूटी बनेगी। एडिशनल ड्यूटी क्या बनेगी? ऐसे 210 वाली, ऐसे 210 आई नीड टू डिस्कस इट विद द मैनेजमेंट टू एंश्योर कि जहां पर पुराने ऑडिटर के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, वो मैटर मेरे साथ पहले क्लियर कर लो। वो मैटर आप मेरे साथ पहले क्लियर कर लो कि उनके ऊपर आपका थॉट क्या है, पुराने ऑडिटर का थॉट क्या था, और मेरी जजमेंट उन मैटर पर क्या होगी। यदि आपकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, देन आई विल एक्सेप्ट द ऑडिट, अदरवाइज आई विल नॉट। है ना ऐसे 210 में ऐसा, ऐसे 210 में एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, इंफॉर्मेशन टू बी ऑब्टेन्ड, इंफॉर्मेशन टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्लाइंट। क्लाइंट के साथ आप पहले ही इन बातों को कवर अप कर लो। पेज नंबर 1.22 पर ऐसे 210 का पॉइंट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप।
any significant matter that have arisen during the current or previous audit engagement that may impact on this relationship. तो यहां पर मेरी एडिशनल वर्किंग जरूर आएगी, बट आई कैन एक्सेप्ट द ऑडिट. सो दिस इज अबाउट क्लॉज 8. जो क्लॉज 8 कहता है कि आपको प्रायर कम्युनिकेट करना है विद द प्रीडिसेसर ऑडिटर. नाउ अब इसमें आगे बात आ जाती है, व्हाट शुड बी द मोड ऑफ कम्युनिकेशन. छोटे छोटे से पॉइंट्स है कुछ. मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा. बाय हैंड विद written acknowledgement or registered post acknowledgement due, RPAD, registered post acknowledgement due. That means क्या ईमेल चलेगा? नहीं. क्या व्हाट्सएप चलेगा? नहीं. क्या स्पीड पोस्ट चलेगी? नहीं. by hand with written acknowledgement or registered post acknowledgement due. आगरा सेकंड शेड्यूल के पार्ट 2 का क्लॉज 1 है बेटा. ये जो आपने क्लॉज 1 पढ़ा है वो फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 का है. आरपीएडी होता है रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू. इसमें मेन चीज क्या इंश्योर करनी है? मेन चीज क्या इंश्योर करनी है कि मैंने लेटर डिलीवर की थी ये, या अदर पार्टी को लेटर रिसीव हुई है वो. दो मेन चीजें हैं यहां पर. प्रूफ किस चीज का चाहिए? आपने लेटर भेजी थी इस चीज का प्रूफ चाहिए, या प्रीडिसेसर ऑडिटर को वो लेटर रिसीव हो गई है उसका प्रूफ चाहिए. वी डज नॉट रिक्वायर प्रूफ ऑफ डिस्पैच. डिस्पैच का प्रूफ नहीं चाहिए. प्रूफ इज रिक्वायर्ड इन रिलेशन टू रिसीविंग बाय द प्रीडिसेसर ऑडिटर. रिसीविंग इनमें ईमेल में आप डिस्पैच दिखा सकते हो, व्हाट्सएप में आप डिस्पैच दिखा सकते हो, स्पीड पोस्ट में आप डिस्पैच की ट्रैकिंग दिखा सकते हो. रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट ड्यू, एडी. जब आप रजिस्टर्ड पोस्ट भेजते हो ना, साथ में एक एडी कार्ड लगता है. एडी कार्ड, उसमें आपका एड्रेस लिखा होता है. तो जब पोस्टमैन आपकी रजिस्टर्ड पोस्ट प्रीडिसेसर ऑडिटर को हैंडओवर करता है तो वो एडी कार्ड पे साइन कराता है, और वो एडी कार्ड रिटर्न पोस्ट से, रिटर्न से आपके पास वापस आता है. ईमेल में रीड रिसीट का ऑप्शन आता है, बट उसको कोई वैलिड एविडेंस नहीं माना जाता कि वो किसने रीड की. वो हैक्ड भी हो सकती है. ईमेल पर रिप्लाई आ जाए तो वैलिड है, नहीं को हाथ. ईमेल के ऊपर काउंसिल ने कोई भी अभी तक रिप्लाई नहीं दिया. मैं ये नहीं कहूंगा कि ईमेल इनवैलिड है. प्रैक्टिकली ईमेल को यूज किया जाता है. प्रैक्टिकली ईमेल आज यूज होता है, लेकिन गाइडलाइंस में ये चीज नहीं लिखी हुई. गाइडलाइंस में ये चीजें नहीं लिखी हुई. आगे बढ़ते हैं. एप्लीकेबिलिटी ऑफ क्लॉज 8. क्लॉज 8 की एप्लीकेबिलिटी कौन सी ऑडिट में है? रेवेन्यू ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, टैक्स ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, कौन सी ऑडिट में? फोर्जरी साइन कर दे, साइन फोर्ज्ड है, उस चीज को आप कंफर्म नहीं कर सकते. एवरी ऑडिट, चाहे वो इंटरनल है, चाहे वो स्टैट्यूटरी है, चाहे वो रेवेन्यू है, लेकिन ऑडिट जहां पर रिप्लेसमेंट पोजीशन है, नॉट
पैरेलल पोजीशन, पैरेलल पोजीशन की बात नहीं कर रहा। जैसे क्या इंटरनल और स्टैट्यूटरी, इंटरनल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट पैरेलली चलते हैं? इंटरनल ऑडिट एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट पैरेलल चलते हैं। कंपनी में स्टैट्यूटरी ऑडिट भी हो रहा है, इंटरनल ऑडिट भी हो रहा है। जी हां, या ऐसा होगा स्टैट्यूटरी जाएगा तो इंटरनल आएगा, इंटरनल जाएगा तो स्टैट्यूटरी आएगा? ये पैरेलल पोजीशन है। रिप्लेसमेंट क्या है? एक्स को हटाकर वाई आया है, वाई को हटाकर जेड आ रहा है, एक ऑडिटर को रिप्लेस किया जा रहा है। जी को हाँ, टैक्स ऑडिट, जीएसटी ऑडिट सब में आएगा। अब इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखो कंपनी में एक इंटरनल ऑडिटर चेंज हुआ, इंटरनल ऑडिटर चेंज हुआ, उस इंटरनल ऑडिटर ने स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कम्युनिकेट नहीं किया। स्टैट्यूटरी ऑडिटर का कहना है इंटरनल ऑडिटर ने क्लॉज 8 की वायोलेशन कर दी। भाई साहब, नए इंटरनल ऑडिटर को पुराने इंटरनल ऑडिटर को बताना था या स्टैट्यूटरी को बताना था? नए इंटरनल ऑडिटर ने पुराने इंटरनल को बताना था या स्टैट्यूटरी को बताना था? इंटरनल को बताना था। रिप्लेसमेंट, जिसको उसने रिप्लेस किया है, जिसको उसने रिप्लेस किया है, स्टैट्यूटरी को नहीं, ये तो साथ साथ चलने वाला पर्सन है। तो क्लॉज 8 की एप्लीकेबिलिटी रिप्लेसमेंट ऑडिट्स में है, पैरेलल पोजीशन के रेफरेंस में नहीं आएंगी। अच्छा, और एक पॉइंट, 17-18 में ऑडिट हुई है, 18-19 में ऑडिट नहीं हुई, 19-20 में ऑडिट हो रही है। अब बताओ जरा, रिव्यू असाइनमेंट में भी करना पड़ेगा क्या? 19-20 के ऑडिटर को 17-18 के ऑडिटर को बताना पड़ेगा? स्टॉक ऑडिट में भी अप्लाई होगा गोरखपुर। 19-20 के ऑडिटर को 17-18 के ऑडिटर को बताना पड़ेगा? जी हां, बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, रिक्वायर्ड है, यस। क्लॉज 8 अप्लाई इवन इफ इमीडिएट प्रायर पीरियड में ऑडिट नहीं हुई। इवन इफ इमीडिएट प्रायर पीरियड में ऑडिट नहीं हुई, उससे पहले ऑडिट हुई है तो आपको बताना पड़ेगा। इसके अलावा हमने लेटर भेज दी, रिस्पॉन्स नहीं आया, हम कितने दिन रिस्पॉन्स का इंतजार करें? फॉर हाउ मेनी डेज वी शुड वेट फॉर देयर रिस्पॉन्स? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, या हमें हमेशा इंतजार करना पड़ेगा? रीजनेबल टाइम पीरियड, रीजनेबल टाइम पीरियड सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग होता है, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में 2 वीक्स माना जाता है, 2 हफ्ते का समय मोस्ट ऑफ द केसेस में। बट ऐसा नहीं है कि 2 हफ्ते हमेशा अप्लाई होंगे, वो 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 से कम भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। कोई फिक्स पीरियड लॉ में प्रिस्क्राइब नहीं है। अच्छा, क्लाइंट ने कहा ऑडिट की जल्दी है, ऑडिट की जल्दी है, टाइम पीरियड की लिमिटेशन थी, टाइम पीरियड कम था, मैं 2 हफ्ते का इंतजार करता तो ऑडिट प्रॉपर नहीं हो सकती थी। टोटल मेरे पास 20-25 दिन थे। क्लाइंट ने कहा आप ऑडिट शुरू कर दो, कम्युनिकेट कर लेना बाद में। क्या ऐसा कर सकते हैं? क्या ऑडिट बाद में शुरू की जा, ऑडिट शुरू करके कम्युनिकेट बाद में किया जा सकता है? नो, आप पहले कम्युनिकेट करेंगे और कम्युनिकेट करने के बाद ऑडिट एक्सेप्ट कर लो रिप्लाई आने से पहले। रिप्लाई आता रहेगा, आप ऑडिट शुरू कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन, इसको कहेंगे कंडीशनल एक्सेप्टेंस। कंडीशनल एक्सेप्टेंस कि मैंने ऑडिट एक्सेप्ट जरूर किया है, बट यदि मेरे पास आगे जाकर इन दोनों में से कोई सिचुएशन आ गई, मैं विड्रॉ कर लूंगा, मैं विड्रॉ कर लूंगा, फिर तुम जानो, तुम्हारी ऑडिट जाने, और अपने प्रोपोर्शनेट पैसे में ले लूंगा।
अपने प्रोपोर्शनेट फीस में ले लूंगा यदि मुझे आगे जाकर इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन मिल गई तो। यह है टाइम पीरियड की बात। अब इसमें बच रहा है एक छोटा सा पॉइंट, रोटेशन के केस में। रोटेशन के केस में भी एप्लीकेबल होगा, हर केस में एप्लीकेबल होगा ये। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, नहीं, मेरी एक्सेप्टेंस ही सब्जेक्ट टू कंडीशन थी ना। एडवांस तो हम ले नहीं सकते ना टोलीगंज। अब एक लास्ट पॉइंट है छोटा सा, डिस्प्यूट था। यहां तो वर्ड लिखा अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस। ऑडिट फीस डिस्प्यूट में पड़ी है, झगड़े में पड़ी है। पुराने सीए ने प्रैक्टिस बंद कर दिया, देन इट इज ओके, फिर कोई इशू नहीं है। झगड़ा था तो ऐसी सिचुएशन में गाइडलाइंस कहती हैं, गाइडलाइंस, नो इशू, आप ऑडिट एक्सेप्ट कर लो और अपने इन्फ्लुएंस को यूज करो इस झगड़े को सुलझाने में। ऑडिट आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट यूज योर इन्फ्लुएंस टू रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट। बस ये है हमारा क्लॉज 8 along with its की डिटेल्ड डिस्कशन।